नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और हम लोग जो है क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन उसको कर रहे थे। और आज जो है उस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो रहेगा। और इस वीडियो में आपको इस पोर्शंस के साथ साथ जो आपका कंटेंट है उसके अलावा जो है इस चैप्टर से जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस निकल सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको आज लिखवा दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा। आप क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को एक जगह लिख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो में इस सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दिया जाएगा, है ना। मतलब आपको क्वेश्चंस आज प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं और आंसर्स इसका जो है 2 दिन बाद जो है आपको जो है फिर से एक यूट्यूब वीडियोज पे जो है यूट्यूब पे जो है आपका एक वीडियो के थ्रू जो है आपका आंसर दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर है आपका 2.4 गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है हम लोग को फिलॉसफी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? फिलॉसफी के बारे में। और फिलॉसफी जो है हम लोग 2 तरीकों से पढ़ सकते हैं। 2 चीजें पढ़ना हम लोग में। क्या? पहला है क्या, वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ द सम ऑफ द मेजर लीडर्स इन आवर ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लीडर्स के द्वारा जो व्यूज दिया गया है, जो आइडियाज, जो फिलॉसफी दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, है ना, लीडर्स का क्या फिलॉसफी रहा, क्या विचार रहा, क्या सोच रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में है क्या, दूसरा क्या है, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी। दूसरी बात है कि हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है खुद का क्या फिलॉसफी रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक है कि लीडर्स का जो है फिलॉसफी पढ़ेंगे, लीडर्स का क्या विचार रहा, क्या फिलॉसफी रहा। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का खुद जो है आपका क्या फिलॉसफी है, क्या फिलॉसफी रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। बोला जा रहा है कि यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो हम लोग को है जानकारियां या कहां से मिलती है, तो वो मिलता हम लोग को प्रीएम्बल से। हम लोग प्रस्तावना से जो है हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया का जो प्रीएम्बल है वो लास्ट में दिया हुआ है, उसको वो जो है हम लोग एक एक करके जो है पढ़ेंगे, उसमें जो पॉइंट्स हैं। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका क्या फिलॉसफी रहा उसके बारे में पढ़ेंगे, और लीडर्स का क्या फिलॉसफी रहा, क्या विचार रहा, क्या सोच रहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। सम of you may have noticed a name missing from the sketches. Sketches of the makers of the constitutions. Mahatma Gandhi, he was not a member of the Constituent Assembly. देखिए बोला जा रहा है कि इस चैप्टर में जो है कुछ स्केचेज आपको मिलेंगे। स्केचेज जैसे में देखिए, आप एक स्केच दिया हुआ है बलदेव सिंह का, है ना, एक बलदेव सिंह का दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, दूसरा है B.R. अम्बेडकर का दिया हुआ है ना। आप अपने बुक्स में भी देख सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी दिया हुआ है ना। इधर जो है जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है, सरोजनी नायडू का दिया हुआ है ना। तो ये स्केचेज आपको दिखने को मिल जाएंगे। लेकिन बोला जा रहा है कि एक नाम जो है क्या है आपका, वो मिसिंग है। क्या है? एक नाम मिसिंग है। और वो नाम कौन सा है? वो नाम है आपका महात्मा गांधी, है ना। वो नाम क्या है? महात्मा गांधी। बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के जो है वो सदस्य नहीं थे, मेंबर नहीं थे, है ना। उनका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मिसिंग है, संविधान सभा में क्या है? मिसिंग है, चूंकि वो उसके मेंबर नहीं थे। Yet there was many
मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। लेकिन देखिए बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी नहीं है, कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो है महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन उनका जो विजन था, है ना, उनका जो विजन था, उस विजन को, उस आइडियाज को, उस फिलॉसफी को जो है ना फॉलो करने वाले, मानने वाले दूसरे मेंबर्स वहां पे मौजूद हैं। मतलब स्वयं जो है महात्मा गांधी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं रहे, लेकिन क्या है कि महात्मा गांधी के फॉलोवर्स वहां जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जरूर हैं। years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do। देखिए बोला जा रहा है यहां से एक आपका एमसीक्यू निकलता है क्या, एक आपका एमसीक्यू क्या निकलता है, एमसीक्यू निकलता है यहां से क्या कि यंग इंडिया जो मैगजीन्स है, यंग इंडिया जो मैगजीन है वो किसके द्वारा लिखा गया, है ना, वो किसके द्वारा जो है पब्लिश किया गया। यंग इंडिया मैगजीन जो है किसके द्वारा जो है आपका पब्लिश किया गया, तो वो किया गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, वो किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। यंग इंडिया एक मैगजीन था, यंग इंडिया नाम का एक क्या था, मैगजीन था। इस मैगजीन को जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था, पब्लिश किया था। कब पब्लिश किया था, 1931 में। यहां से आपका दो क्वेश्चंस बन सकता है ना, कि यंग इंडिया मैगजीन का जो है पब्लिश किसने किया, वो है महात्मा गांधी, है ना। इसी क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हुए पूछ सकता है आपसे क्या कि यंग इंडिया मैगजीन्स जो महात्मा गांधी के द्वारा पब्लिश किया गया था वो कब किया गया था, तो 1931 में। तो बोला जाए कि महात्मा गांधी ने क्या किया था कि एक मैगजीन्स लिखी यंग इंडिया करके, कब, 1931 में, और उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना चाहिए, है ना, कैसा संविधान चाहिए, है ना, संविधान में क्या होना चाहिए, है ना। ये उनका विचार जो है उन्होंने यंग इंडिया मैगजीन्स में पब्लिश किया, लिखा, है ना। अब देखिए ये महात्मा गांधी का जो है ना व्यूज है, थॉट है, फिलॉसफी है क्या, I shall strive for a constitution which will release India from the all thraldom and patronage. I shall work for India in which the poorest shall feel it is their country in whose making they have an effective voice। देखिए बोला जा रहा है कि मैं भारत इस तरीके से बनाना चाहता हूं, भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें पुअरेस्ट मतलब सबसे गरीब, मतलब गरीबों से गरीब जो होता है, मतलब गरीब जो है उसको क्या फील होना चाहिए, उसको यह फील होना चाहिए, उसको यह महसूस होना चाहिए कि ये देश, ये भारत उनका देश है। मतलब एक गरीब भी कह सके कि भारत किसका देश है, हमारा देश है, अपना देश है। उनकी आवाज जो है किसी के द्वारा दबाई ना जा सके। मतलब होता क्या है कि जो एक पुअर पर्सन होता है और एक जो है आपका रिच पर्सन होता है, तो नॉर्मली ऐसा अपने सोसाइटी में देखा गया है क्या कि गरीबों का जो आवाज होती है, गरीबों की जो आवाज है उसको क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया क्या कि ऐसा भारत बनाना है, एक ऐसा संविधान का निर्माण करना है जिसमें गरीब से गरीब पर्सन यह बोल सके कि ये हमारा अपना देश है और उसकी आवाजों को दबाई ना जा सके। साथ में एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड लो क्लास ऑफ पीपल। मतलब एक ऐसा भारत का निर्माण करना है, एक ऐसा संविधान का निर्माण करना है जिसमें किसी भी तरह का जो है क्लासेस, हाई क्लास या लो क्लास का जो है भावना नहीं आए। मतलब एक होता ना है कि अपर कास्ट नॉर्मली बोलते हैं और एक लोअर कास्ट, ये फीलिंग जो है लोगों में नहीं आनी चाहिए। एक ऐसा देश, वो ऐसा संविधान बनाना चाहते हैं। एन इंडिया विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मोनी।
मतलब एक ऐसा संविधान बनाना है जिसमें सभी लोग, हर कम्युनिटीज के लोग, हर समुदाय के लोग, हिंदू हो गया है ना, मुस्लिम हो गए है ना, क्रिश्चियंस हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, सभी लोग मिलजुल कर एक साथ जो है शांति के साथ रह सके। देयर कैन बी नो रूम इन सच एंड इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी। साथ में एक ऐसा भारत का निर्माण करना है, एक ऐसा जो है आपका संविधान बनाना है जिसमें अनटचेबिलिटी की बात ना की जा सके। मतलब ये जो छुआछूत था, अनटचेबिलिटी था, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, ये जो भेदभाव होता था उसको खत्म करने की बात की जा रही है। एक ऐसा भारत का निर्माण करना है, एक ऐसा संविधान का निर्माण करना है। साथ में और द कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स, और एक ऐसा भारत का निर्माण करना है जहां पे ड्रग्स या ड्रिंक्स का जो है बात ना की जा सके। साथ में वोमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मेन। साथ में यह भी बोला गया कि महिलाओं को भी वही राइट्स मिलनी चाहिए, वही अधिकार मिलना चाहिए जो अधिकार किसको मिला जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, जो अधिकार मेन को दिया जा रहा है। मतलब एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें अनटचेबिलिटी ना हो, एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें मेन और वोमेन के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक ऐसा भारत बनाना है, एक ऐसा संविधान बनाना है जिसमें हर कम्युनिटीज के लोग जो है एक साथ रह सकते हैं, है ना। एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें गरीबों की आवाज भी सुनी जा सके, एक ऐसा भारत बनाना है जिसमें किसी भी तरह का हाई क्लास और लो क्लास पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशंस ना किया जा सके। ये किसका विचार था? ये जो है आपका गांधी जी का विचार था। ये जो है गांधी जी का विचार था। देखिए गांधी जी स्वयं जो है ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, वो संविधान सभा के जो है ना मेंबर नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, उनकी आवाजों को, उनके जो है विचारों को, उनके फिलॉसफी को जो है ना, उनके मेंबर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में लिख रहे हैं। उनका जो है विचार, उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा। मतलब वो खुद नहीं है, लेकिन उनके जो फॉलोवर्स है, उनको जो मानने वाले हैं, उनको जो है ना अपना जो है मसीहा मानते हैं, उनको जो फॉलो करते हैं, वो सारी बातें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर दिखा है ना। अब देखिए His dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. B.R. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. देखिए अब आगे जो फिलॉसफी आएगा, आगे जो विचार आएगा, आगे जो सोच आएगा, वो किसका विचार आने वाला है? वो आने वाला है बी आर अम्बेडकर का। बोला जा रहा है कि बी आर अम्बेडकर का जो है संविधान बनाने की प्रक्रिया में या संविधान बनाने में उनका रोल क्या था? बहुत ही बड़ा था, उनका योगदान बहुत ज्यादा था, है ना। लेकिन देखिए क्या है, he had a different understanding of how inequalities could be removed. अब देखिए इनइक्वालिटीज को रिमूव करने के लिए, है ना, असमानताओं को जो है दूर करने के लिए, जो भेदभाव होता था, है ना, जो डिस्क्रिमिनेशंस होते थे अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में, है ना, अपने सोसाइटी में भी होता था, है ना। जैसे देखिए जब ब्रिटिश यहाँ पे थे, रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश जो है इंडियंस के साथ भी इनइक्वालिटी करते थे, है ना। साउथ अफ्रीका में भी आपने पढ़ा था कि ब्लैक्स के लिए अलग व्यवस्था की गई थी, है ना। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है कि भारत में भी क्या है, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा था, है ना, अपने सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा था। और ये जो इनइक्वालिटीज को दूर करने की बात की जा रही है, इनका बी आर अम्बेडकर का जो विचार था, जो सोच था, वो क्या था, गांधी जी से क्या था, अलग था। मतलब गांधी जी का विचार अलग है और बी आर अम्बेडकर का विचार अलग है। हालांकि दोनों क्या चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि इनइक्वालिटीज क्या हो जाए, जो है खत्म हो जाए, है ना। इनइक्वालिटीज खत्म ही करना चाहते थे, लेकिन दोनों का फिलॉसफी क्या था, अलग था, डिफर करता था। इसलिए बोला जा रहा है ही ऑफन bitterly criticized महात्मा गांधी and his vision
इसलिए बोला जा रहा है कि बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के विजन को क्या किया, क्रिटिसाइज किया, आलोचना भी किया, है ना। साथ में इन हिज कंक्लूडिंग अ स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो स्पीच देने आए थे, संविधान सभा में जब वो स्पीच अंतिम बार स्पीच देने आए, तो बोला जा रहा है कि उनके अंदर क्या था, एंजाइटी था। मतलब वो चिंतित थे। किस बात पे चिंतित थे भाई, वो समझिएगा। मतलब वो चिंतित दिखाई दिए, है ना, वो व्यथित दिखाई दिए, परेशान दिखाई दिए। किस बात के लिए परेशान थे वो देखिएगा। On the 26th January 1950, we are going to enter the life of contradiction. In politics, we will have equality. In social and economic life, we will have inequality. देखिए, बोला जा रहा है कि 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, आपको भी याद है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका इंप्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था, है ना, केम इनटू इफेक्ट, मतलब लागू हुआ था, है ना। तो वही बोला जा रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जो है ना, हम लोग कहाँ इंटर कर रहे हैं, हम लोग बोला जा रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन में, विरोधाभास में जो है जा रहे हैं। कैसे जो है, किस मामले में विरोधाभास, वो समझ लीजिएगा। बोला जा रहा है कि हम लोगों ने पॉलिटिक्स में क्या किया, राजनीति में क्या किया, कि हम लोग पॉलिटिक्स ने क्या किया है कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू तो कर दिया। पॉलिटिक्स में जो है राइट्स तो दे दिया, अधिकार तो दे दिया कि एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है 1 वोट देगा और सभी का वोट का जो वैल्यू होगा, जो महत्व होगा, वो एक ही होगा, है ना। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये तो हम लोग पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिकल राइट्स दे दिया लोगों को। लेकिन रियलिटी में क्या है, मतलब सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में क्या है, लेकिन अपने समाज में क्या है ना, कि ये रियलिटी नहीं है, बिल्कुल इसके क्या है, विपरीत है। वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ 1 man 1 वैल्यू। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। बोला जा रहा है कि ऐसी लाइफ जो है हम लोग कितने वर्षों तक आगे इसको लेकर चलते रहेंगे। जैसे क्या हो रहा है कि देखिए, हम लोगों ने पॉलिटिक्स में क्या दिया, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, है ना। ये तो कर दिया पॉलिटिक्स में कि एक पर्सन जो है 1 वोट देगा और उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। पॉलिटिकल राइट्स दे दिया गया। लेकिन समाज में क्या है, समाज में बोला जा रहा है कि इनइक्वालिटीज है, असमानताएं हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव आज के दिन में भी हो रहा है। हम लोगों ने जो है सभी लोगों को क्या किया, जिनका एज जो है 18 ईयर्स है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो है हम लोगों ने उनको क्या दिया, राइट टू वोट दिया, वोट देने का अधिकार तो दे दिया। सबका वोट जो है, सबका वोट का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन समाज में क्या है, समाज में ऐसा दिखता नहीं है। क्या है, डिस्क्रिमिनेशंस है ना, डिस्क्रिमिनेशंस है आपका अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में। लोअर कास्ट मतलब SC ST, है ना, OBC, है ना, इनके लाइफ में, इसके सोशल लाइफ में जो है ना डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं, है ना। अभी भी हो रहा है, कम होता है, लेकिन आज के डेट में भी डिस्क्रिमिनेशंस हो रहा है। आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कहीं ना कहीं जो है, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि किसी स्टेट में जो है ना, एक लड़के को जो है ना, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था और वो लड़का जो है उसकी शादी हो रही थी, है ना, और जब वो घोड़े पर चढ़ता है, वो बारात निकालता है, तो उसको जो है गोली मार दी जाती है। क्यों भाई, तो वो जो है लोअर कास्ट का है और वो जो है लोअर कास्ट होने के कारण जो है वो बारात जो है घोड़े पे चढ़कर जो है बैठकर वो नहीं जा सकता। तो ऐसी सोच अपने समाज में आज के डेट में भी है। तो यही चिंता उनको सता रही थी, है ना, कि पॉलिटिकल राइट्स तो हम लोगों ने दे दिया, लेकिन क्या है, क्या पॉलिटिकल राइट्स देने के बावजूद जो है अपने समाज से ये जो है
आपका सिचुएशन ये खत्म हो गया क्या, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा क्या, नहीं होगा। कितने लंबे समय तक जो है हम लोग इसको लेकर चलेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। यही बात जो है उन्होंने बोली है। इफ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। बोला जा रहा है कि अगर ये जो है ये स्थिति ऐसे ही चलती रहे, ये जो है इनइक्वालिटीज ऐसे ही लंबे समय के लिए और रहा, तो बोला जा रहा है कि ये डेमोक्रेसी जो है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है क्या हो जाएगा, जो है वो वेस्ट चला जाएगा, उसका कोई मतलब, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, है ना। ये जो है फिलॉसफी किसका था, ये फिलॉसफी है आपका B.R. अंबेडकर का, है ना। अब देखिए क्या है, फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू। अब बोला जा रहा है कि चलिए अब किसकी फिलॉसफी के ऊपर चलते हैं, अब जो है हम लोग जवाहरलाल नेहरू के फिलॉसफी के ऊपर चलते हैं। उन्होंने एक स्पीच दिया था, डेट याद रखिएगा, है ना। फेमस स्पीच दिया कब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कब, मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947, मतलब मध्य रात्रि में, है ना, मध्य रात्रि में मतलब रात के समय जो 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को की रात्रि में उन्होंने क्या किया, एक स्पीच दिया है। मतलब उनका फिलॉसफी क्या था, उनका विचार क्या था, उनका सोच क्या था, ये देखिए। बोला जा रहा है, लॉन्ग ईयर्स ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our place, not wholly or in full measure but very substantially at the stroke of midnight hour when the world sleeps. India will awake to life and freedom. देखिए बोला जा रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद, है ना, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबे ईयर्सों के बाद, है ना, सालों के बाद क्या हुआ कि हमारा जो है सामना किससे हुआ है, हम लोग का सामना जो है अपने भाग्य से हुआ है, अपने डेस्टिनी से हुआ है। कैसे भाई, तो बोला जा रहा है कि जब पूरी दुनिया जब सो रही होगी, है ना, बोला जा रहा है कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब जो है भारत जाग रहा होगा। क्यों भाई, तो बोला जाए कि 15 अगस्त को जो है, 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है ना। तो भारत आजाद हो रहा है, और जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत जो है मध्य रात्रि में जो है ना, रात के समय में जो है क्या हो रहा है, भारत आजाद हो रहा है। और हम लोग जो है एक नए दुनिया की तरफ जा रहे हैं, एक नए जीवन की तरफ जा रहे हैं, है ना। इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, हम लोग जो है एक फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। अ मोमेंट कम्स विच कम्स आउट रेयरली इन हिस्ट्री, बोला जा रहा है कि ये ऐसा समय है जो हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत कम समय या बहुत कम के पास आता है। मतलब 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में क्या हुआ कि जब वो अपना स्पीच दे रहे थे तो बोल रहे हैं क्या कि ये ऐसा समय है जो इतिहास में बहुत कम आता है ना, जीवन में बहुत कम आता है। साथ में बोला गया क्या, When we step out from the old to the new, अब हम जो है एक पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। मतलब पहले जो है कोई हम पे रूल कर रहा था, अब हम लोग जो एक नया जीवन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। When an age ends and when the soul of the nation long suppressed finds utterance, it is fitting that it's this solemn moment we take the place of dictation to the service of India and the people and with still larger cause of humanity. Freedom and power brings responsibility. देखिए यहाँ पे ये समझने वाली चीज है, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला जा रहा है कि फ्रीडम मतलब आजादी और पावर जब आती है तो साथ में फ्रीडम और पावर जो है क्या लाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। अब ऐसा क्यों बोला गया कि फ्रीडम और पावर जो है क्या ब्रिंग करती है, वो
रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है ना, अपनी जवाबदेही भी आ जाती है। वो इसलिए बोला गया द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, बोला जा रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा ही क्या कर रही थी, संविधान का निर्माण कर रही थी। तो ये उसके ऊपर है कि कैसा संविधान बनाती है, और जब हमें आजादी मिल जाएगी तो हमें, ये हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है कि अपने देश को जो है एक किस दिशा की तरफ ले जाते हैं, किस डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। ये विचार जो है किसका था, ये विचार जो है, ये जो है फिलॉसफी किसका था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, है ना। अब देखिए फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फिलॉसफी था, वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन फॉर इंडिया डेमोक्रेसी। देखिएगा, चलिए देखिए अगला टॉपिक है आपका फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अगला टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या थी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बोला जा रहा है कि जब देश की आज़ादी का जो है ना मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो वैल्यूज सामने आई, वो समय जो है उस मूवमेंट पे जो बातें, जो चीजें समझ में आई, वही रीजन रहा क्या, वही जो है आपका क्या है, वो है आपका फाउंडेशन। किसका फाउंडेशन रहा, डेमोक्रेसी का फाउंडेशन रहा। जो चीजें उस समय समझ में आई, है ना, जो चीजें हम लोगों ने फेस किया, वही जो है डेमोक्रेसी का क्या रहा, फाउंडेशन का कारण रहा है ना। दीज वैल्यूज आर इम्बेडेड इन द प्रियम्बल, और ये वैल्यू कहाँ निहित है, कहाँ दर्शाया गया है, कहाँ बताया गया है, ये इस वैल्यूज को जो है कहाँ दर्शाया गया है, अपने प्रियम्बल में, है ना, अपने प्रस्तावना में जो है इस सारे वैल्यूज को दर्शाया गया है प्रियम्बल में, है ना। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला जा रहा है कि ये प्रियम्बल क्या करता है, गाइड का काम करता है ना। ये प्रियम्बल जो है गाइड का काम करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। अब जैसे गाइड कहने का मतलब क्या हो कि क्या गाइड करेगा भाई, मतलब बोला जाए कि ये कोई गवर्नमेंट जो है, कोई जो है सरकार जो है कोई आर्टिकल्स बनाती है, कोई बिल लाती है, कोई जो है कानून बनाती है, तो वो प्रियम्बल के तहत ही बनाएगी। प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जो वैल्यूज लिखा गया है, जो उसमें निहित है, उसी की तर्ज पे जो है कोई कानून बनाया जा सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जिसका जो है वैल्यू जो है प्रियम्बल में नहीं है, निहित नहीं है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज। बोला जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है एक शॉर्ट नोट से स्टार्ट होता है ना, एक शॉर्ट नोट से स्टार्ट होता है, उसका कुछ बेसिक वैल्यूज है, उसी नोट से जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। ये किसके बारे में बोला जा रहा है ना, वो शॉर्ट नोट क्या है, प्रियम्बल की बात हो रही है। अब प्रियम्बल जो है कैसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी द पीपल। अब देखिए दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल। अब प्रियम्बल का यहां से डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या, प्रियम्बल का यहां से जो है आप डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट से जो है वो स्टार्ट होती है, एक छोटी सी स्टेटमेंट से स्टार्ट होती है, और वो स्टेटमेंट क्या शो करता है, बेसिक वैल्यूज को शो करता है। उसी को क्या बोला गया है, प्रियम्बल बोला गया है, उसी को क्या बोला गया है, प्रस्तावना बोला गया है। टेकिंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, मोस्ट कंट्रीज इन द contemporary world have chosen to begin their constitutions with a preamble। देखिए बोला जा रहा है क्या, अमेरिका मॉडल को अपनाते हुए बहुत सारे कंट्रीज ने, मोस्ट कंट्रीज, अधिकांश कंट्रीज ने क्या किया है कि इसको भी चुना है
किसका मॉडल? अमेरिकन मॉडल है ना, अमेरिकन मॉडल को चुना है और उसी मॉडल को चुनते हुए जो है अब अधिकांश जो है कंट्रीज जो हैं, अलग अलग कंट्रीज जो है क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन उनका शुरुआत होता है। जैसे अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से पहले उससे सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? प्रीएम्बल मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले जो है अमेरिकन मॉडल के तौर पे, है ना, अमेरिकन मॉडल ने जो है, अमेरिका ने जो है एक मॉडल जो है पेश किया, है ना। ये अमेरिका का क्या है? ये है आपका अमेरिका का प्रीएम्बल। उसने क्या जो है कौन सा मॉडल दिया? वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। क्या है? किससे स्टार्ट हुआ है? वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यही जो है इसी मॉडल को जो है दूसरे कंट्रीज ने भी क्या किया है? फॉलो किया है। इसी जो है मॉडल को जो है कॉपी किया गया है। ये अमेरिका का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रीएम्बल है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। ये अमेरिका का जो है प्रीएम्बल है। और ये जो है देखिएगा, ये साउथ अफ्रीका का प्रीएम्बल है जो पहले बताया गया था कि पेज नंबर शायद 28 शायद कुछ बोला गया था, है ना। तो देखिए अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है ना, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है किससे स्टार्ट होता है? प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है। और प्रीएम्बल किस वर्ड से जो स्टार्ट हुआ है? वो शॉर्ट स्टेटमेंट क्या है? वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसी मॉडल को बोला जा रहा है। ये सबसे पहले किसने लागू किया? ये मॉडल किसने दिया? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रीएम्बल में जो है ये जो छोटा सा स्टेटमेंट है वी द पीपल, ये जो है किसने दिया? तो ये अमेरिका का मॉडल है ना। और उसी मॉडल को अधिकांश कंट्रीज ने क्या किया है? फॉलो किया है ना। तो ये जो है आपका अमेरिका का क्या है? प्रीएम्बल है। अब देखिए ये अपना प्रीएम्बल आ गया अब, है ना, ये अपना प्रीएम्बल है। देखिएगा, लेट अस रीड द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बोला जा रहा कि चलिए हम अपने कंट्री का, अपने देश का जो है ना प्रीएम्बल पढ़ते हैं, है ना, वेरी क्लियरफुली, बहुत ध्यान पूर्वक जो है इस प्रीएम्बल को पढ़ेंगे एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड्स, और इसके हर एक वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी। बोला जा रहा है कि ये जो प्रीएम्बल है वो किसकी तरह दिखाई पड़ता है? वो लगता है कि ये जो प्रीएम्बल है वो क्या है? एक पोएम की तरह लगता है। किसकी तरह? पोएम की तरह लगता है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। बोला जा रहा है कि इस प्रीएम्बल में क्या है? तो बोला जाए कि इस प्रीएम्बल में क्या है? फिलोसफी है। क्या है? फिलोसफी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का ही फिलोसफी है। किसमें? प्रीएम्बल में है, जिसके आधार पे जो है पूरी संविधान जो है लिखी गई है। जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी जो अनुच्छेद जो है लिखे गए हैं वो इसी प्रीएम्बल के फिलॉसफी के आधार पे जो है लिखे गए हैं। इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि ये प्रीएम्बल जो है किसका काम करती है? ये इवेल्युएशन का काम करती है। ये इवेल्युएट करती है कि कोई भी जो कानून है ना, वो किस तर्ज पे बनाया गया है, कैसा कानून बनाया गया है। ये प्रीएम्बल के तर्ज पे ही बनाया जाएगा। कोई भी कानून होगा वो प्रीएम्बल को फॉलो करेगा। कोई भी कानून हो, कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी बिल हो, वो प्रीएम्बल को फॉलो करेगा, है ना। टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड, इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एमसीक्यू यहां से निकल रहा है 1 नंबर का। क्या? इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझिएगा, प्रीएम्बल को जो है सोल बताया गया है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा बताया गया है। प्रस्तावना को, ये प्रीएम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बताया गया है? आत्मा बताया गया है। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा जो है किसने बताया है? ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं है, इस आप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रीएम्बल को जो है संविधान का आत्मा किसने बताया है? वो बताया है बी आर अम्बेडकर ने। किसने?
बी आर अम्बेडकर ने बताया है ना। तो चलिए अपना प्रियम्बल जो है लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, जो हाईलाइटेड वर्ड्स है बस उसी पे फोकस करनी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब हुआ, है ना। सोवरेन का क्या मतलब है, सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सेकुलर का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है ना। साथ में रिपब्लिक का क्या मतलब है, जस्टिस का क्या मतलब है, लिबर्टी का क्या मतलब है। तो जितने जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं उन सारे वर्ड्स को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए यहां पे आपका दिया हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, देखिएगा वी द पीपल ऑफ इंडिया इसका क्या मतलब है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by king or any outside powers। देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि ये जो संविधान बनाया गया है ये भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये संविधान जो है किसके द्वारा बनाया गया है, भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। और इसका जो है किसी बाहरी व्यक्ति से जो है कोई जो है लेना देना नहीं है, किसी बाहरी व्यक्ति से जो है कोई लिंक्ड नहीं है। ये भारत का संविधान है। और एंड नॉट हैंडेड टू देम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर्स। और इस संविधान पे जो है किसी बाहरी व्यक्ति का जो है कोई प्रभाव नहीं है, किसी राजा का जो है कोई प्रभाव नहीं है। मतलब भारत जो है क्या है, इंडिया जो है लोगों का देश है। ये संविधान जो है लोगों का संविधान है। क्यों भाई ऐसा क्यों बोला गया क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ये जो लिखा गया, ये संविधान किसके द्वारा लिखा गया था, ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया था। और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो किसके द्वारा चुने गए थे, वो इंडियंस के द्वारा चुने गए थे। तो 299 जो लोग हैं, समझिएगा 299 लोगों ने बनाया था, लिखा था, है ना। तो बोला जा रहा है कि ये जो संविधान है ये 299 लोगों ने सिर्फ नहीं बनाया, ये पूरे भारत के लोगों ने बनाया। क्यों ऐसा बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि 299 लोगों को 299 पीपल्स को जो है किसने चुना था, किसने इलेक्ट किया था, किसने कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर उनको बनाया था, तो भारत के लोगों ने बनाया था। इसलिए बोला गया क्या कि ये जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि ये संविधान जो है भारत के लोगों का है। बाहरी जो है किसी व्यक्ति का इसमें कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। अब है आगे नेक्स्ट वर्ड है आपका सोवरेन, है ना। नेक्स्ट वर्ड है क्या आपका सोवरेन। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है आपका सोवरेन। सोवरेन का मतलब है पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। बोला जा रहा है कि भारत के लोगों के पास यह अधिकार है। किस बात का अधिकार है भाई, कि वो आंतरिक मामलों में, है ना, वो आंतरिक मामलों में और साथ में एक्सटर्नल मैटर में, है ना, बाहरी मामलों में जो है ना वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। मतलब भारत में जो है क्या करना है, भारत में कैसी जो है डेवलपमेंट करनी है, क्या काम होगा, ये जो है भारत के लोग ही करेंगे। इसका डिसीजन जो है इंडियन पीपल ही करेंगे। जो गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट करेगी, कोई बाहरी नहीं करेगा। साथ में जो ये एक्सटर्नल मैटर है, मतलब बाहरी मामले जो हैं, जैसे भारत का किस देश के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, भारत जो है किसके साथ दोस्ती रखेगा, किसके साथ जो है क्या व्यवहार रखेगा, वो डिसाइड करने वाला कौन है, वो भारत के लोग होंगे, कोई बाहरी लोग नहीं होगा। मतलब हम लोग जो है इंडियंस पीपल्स जो हैं उसको क्या करेंगे, इंडियंस पीपल्स जो है वो डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र है ना, वो अपना निर्णय वो डिसीजन ले सकते हैं। आंतरिक मामलों में भी लेंगे, इंटरनल मैटर में भी लेंगे और एक्सटर्नल मैटर में भी लेंगे। ठीक है,
नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब बोला जाए कि कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी दूसरा देश, कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है भारत की गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना जो भारत का गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो काम करेगी उसका किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका सोशलिस्ट, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका सोशलिस्ट। देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका सोशलिस्ट। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। बोला जाए कि ये जो धन है, ये जो वेल्थ है, वो सोसाइटी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, है ना, कि हम 50,000 जो है 50 के अगर अर्न कर रहे हैं तो क्या हम 50,000 दूसरों में बांट दें? ऐसी बात नहीं की जा रही है। बोला जा रहा है क्या कि गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। बोला जा रहा है कि जो समाज में, है ना, जो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज है, जो असमानताएं हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ओनरशिप दे देना चाहिए, है ना। ओनरशिप मतलब उनको कुछ प्रॉपर्टी देनी चाहिए। जैसे पहले क्या था, जमींदार लोग रहते थे, है ना, जमींदार लोग रहते थे, है ना, लैंडलॉर्ड्स रहते थे, तो क्या उनके पास जो जमीन था अब उन्हीं के पास रह गया? नहीं ना। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है कुछ प्रॉपर्टी जो है, कुछ वेल्थ जो है निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को भी दिया, ताकि उनके कंडीशंस में ये जो इनइक्वालिटीज है, वो ये जो असमानताएं हैं, उसको क्या किया जा सके? खत्म किया जा सके, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका सेकुलर। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या है? सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। बोला जा रहा है कि भारत के नागरिकों को, है ना, भारत के नागरिक को जो है किसी भी धर्म को फॉलो करने का, किसी भी धर्म को मानने का वो अधिकार है, उनको फ्रीडम है। बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। बोला जा रहा है कि भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट जो है किसी एक रिलीजन को जो है मान्यता या जो है प्रायोरिटी नहीं देगी। भारत जो है सभी धर्मों को एक समान से देखेगा। सरकार जो है सभी धर्मों को जो है एक जो है कॉमन जो है ट्रीटमेंट देगी, है ना। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट्स। वही बोला जा रहा है कि सरकार जो है सभी धर्मों को जो है एक जैसा जो है उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। सभी धर्मों को, लोगों को है जो क्या है, सभी किसी भी धर्म को फॉलो करने का जो है उनके पास आज़ादी है। आपका जो है रिलीजन अगर हिंदू है तो उसको भी प्रमोट कीजिए। अगर आपका जो है रिलीजन क्या है, इस्लाम है, मुस्लिम है, तो अपने धर्म को भी प्रमोट कीजिए। इसमें जो है गवर्नमेंट जो है वो किसी भी एक रिलीजन को जो है वो प्रायोरिटी, प्राथमिकता नहीं देगी। मतलब सभी धर्मों को जो है वो एक समान से देखेगी, है ना। ये सेकुलर का मतलब हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेमोक्रेटिक। देखिएगा, बोला जाएगा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। देखिए बोला जाए कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ बोला जाए कि यहाँ पे एक ऐसी सरकार होगी, जहां पे एक ऐसी सरकार, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक तरह का गवर्नमेंट, एक तरह का सरकार, जहां पे लोग जो है पीपल एंजॉय करेंगे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, है ना। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को जो है वो एंजॉय करेंगे। जैसे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मतलब क्या हुआ, ये वही बातें बोली जा रही है कि वन पीपल वन वोट और वन वैल्यू, है ना। वन पीपल वन वोट एंड वन वैल्यू, है ना। तो ये इक्वल जो है ना पॉलिटिकल राइट्स है, सभी को समान अधिकार दिया गया। और भारत के लोगों को जो है ना अपने रूलर्स को, अपने शासक को चुनने का जो है अधिकार होगा, सरकार को चुनने का अधिकार होगा। एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और उनकी जवाबदेही भी होगी। जैसे कोई सरकार को आपने चुना, जैसे अभी जो है
सेंट्रल में जो है एनडीए गवर्नमेंट है ना। अब एनडीए गवर्नमेंट है, अगर वो अच्छा वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा, अगले 5 वर्षों बाद जो है क्या होगी कि वो लोग जो है उनको जो है गवर्नमेंट से क्या कर देगी, हटा देगी, वोट्स देकर, वोट के थ्रू, है ना। वोटिंग राइट्स तो है ना, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आपने पढ़ा है। तो गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द बेसिक रूल्स। बोला जाए कि ये गवर्नमेंट किसके आधार पे काम करती है, तो ये जो बेसिक रूल्स है, ये जो रूल्स पढ़ रहे हैं बेसिक रूल्स है ना, ये जो बेसिक रूल्स है सरकार उसी बेसिक रूल्स के आधार पे काम करती है ना। आपका नेक्स्ट वर्ड है क्या, रिपब्लिक। आपका नेक्स्ट वर्ड है क्या, रिपब्लिक। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। रिपब्लिक गणतंत्र, बोला जा रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, वो होगा इलेक्टेड पर्सन। देखिएगा हेड ऑफ द स्टेट किसे बोला जाता है, आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे और 7 में भी पढ़े होंगे। हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है प्रेसिडेंट को। किसे बोला जाता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को बोला जाता है। अगर यही जो है हेड ऑफ द स्टेट के जगह पे क्या कर दे, इस स्टेट के जगह पे क्या कर दे, इस स्टेट के जगह पे अगर कर दे, इस स्टेट के जगह पे क्या कर दे, गवर्नमेंट कर दे, है ना। क्या कर दे, गवर्नमेंट कर दे। कहते हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज, तो हेड ऑफ द, जब भी गवर्नमेंट बोलेगी, जहां पे गवर्नमेंट आएगा तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, कौन होता है, पीएम होते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हेड ऑफ द जो है स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है ना। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, पीएम होगा। अब देखिए बोला जा रहा है रिपब्लिक में क्या, रिपब्लिक में बोला जा रहा है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन। मतलब यहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, ये राज्य का जो हेड होगा, जो मुखिया होगा, वो कैसा होगा, तो वो इलेक्टेड पर्सन होगा। वो जो है वोटिंग के थ्रू जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था ना। लेकिन यहाँ पे नहीं है। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि वो जो उस पोस्ट पे बैठेगा, वो जो प्रेसिडेंट बनेगा, वो कैसे जाएगा, उस पोस्ट पे कैसे बैठेगा, तो वो बोला जाएगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा, वो चुन कर जाएगा, लोग उनको वोट देंगे। ध्यान रखिएगा, अब पहले पढ़े होंगे कि हेड ऑफ द स्टेट जो है बताया गया किसको, प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं बल्कि इनडायरेक्टली वोट करते हैं, है ना। एंड नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन। अब बोला जा रहा है कि ये हेड ऑफ द स्टेट का जो पोजीशन है, ये जो पोस्ट है, वो जो है हेरिडेटरी नहीं है, वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब एक बार जो कोई जो है प्रेसिडेंट बन गया तो अगला जो है प्रेसिडेंट उनके बेटे होंगे, ऐसा यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो जो है जब भी वो हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो कैसा व्यक्ति होगा, वो जो है इलेक्टेड पर्सन होगा, है ना। समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट आपका वर्ड है जस्टिस, है ना। नेक्स्ट वर्ड है क्या, जस्टिस। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। देखिए बोला जा रहा है कि भारत के नागरिकों को जो है ना, उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। किस आधार पे नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन, किस बेसिस पे जो है भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होगी। चाहे वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होगी। चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, है ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होगी। अब जेंडर मतलब यहाँ पे समझिएगा मेल और फीमेल, है ना, मेल और फीमेल। अब मेल और फीमेल के बीच में भी अपने सोसाइटी में क्या होता है, अभी भी है लेकिन कम है। अब पहले के मुताबिक जो है लोग जागरूक हो चुके हैं, समझ चुके हैं, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन होता था, लड़कों और लड़कियों में क्या होता था, भेदभाव होता था। आप समझिएगा कैसे, अभी भी जब क्लास 10th का आप जो है क्लास 10th का जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर आप सिविक्स का पढ़ोगे, शायद 3rd है ना, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो उसमें क्या है आपका, उसमें बताया जाएगा कि आज के डेट में भी
महिलाओं का जो रोल है पॉलिटिक्स में जो है महिलाओं का भी जो रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब लोकसभा में, है ना, मतलब पार्लियामेंट में मात्र जो है महिला की भागीदारी, महिला कितने परसेंट है, वो है 14.36। कितने हैं? 14.36। ये 14.36 कहाँ है? पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में है। समझिएगा, अगर 100 व्यक्ति पार्लियामेंट में हैं तो मात्र उसमें से महिला कितनी है? उसमें 14.36, मतलब 15 से भी कम महिला हैं। मतलब 85-86 कौन है? 85-86 कौन है? वो मेल पर्सन है, मेल डोमिनेटेड है आज के डेट में भी, है ना। तो लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है जस्टिस कि भेदभाव नहीं होगा। किसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा? किसी भी कास्ट के आधार पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होंगे, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस। बोला जाए कि समाज में जो असमानताएं हैं उसको क्या करना होगा? उसको क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। अभी बताया ना 14.36, इसको कम करना चाहिए, है ना। महिलाओं का रोल जो है, उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़ना चाहिए। अगर मेल जो है 50% भी होना चाहिए और फीमेल भी कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। अगर 100 लोग हैं तो 50 महिला 50 पुरुष होना चाहिए। ये उनका रोल होगा, ये उनका पार्टिसिपेशन होगा। तो ये जो इनइक्वालिटीज है सोसाइटी में, उसको क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। देखिए, बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट को किसके ऊपर काम करनी चाहिए, किसके लिए काम करना चाहिए? तो बोला जा रहा है सरकार को जो है ना सभी के लिए काम करना चाहिए। सरकार को सभी लोगों के लिए काम करना चाहिए, हर कम्युनिटीज के लिए काम करना चाहिए, हर कास्ट के लिए काम करना चाहिए। लेकिन खास करके उसके लिए काम करना चाहिए जो जिनको जो है एडवांटेज जो है पहले नहीं मिला है, ये जो है प्रोविजंस जो है पहले नहीं मिला है। मतलब जो सुख सुविधा से, ये जो बेसिक नीड्स था जिनको पहले प्रोवाइड नहीं की गई है, जो अपने सोसाइटी में जो है ना निचले पोजीशंस पे हैं, उनको जो है खास करके उनके ऊपर जो है सरकार को काम करनी चाहिए, उनके लिए जो है कुछ वर्क करना चाहिए, उनके ऊपर जो है उनके ऊपर वेलफेयर प्रोग्राम लानी चाहिए, उनकी भलाई के लिए काम करनी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? लिबर्टी, आजादी। आजादी। There are no unreasonable restrictions on the citizen in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action. अब देखिए आजादी की बात कर रहा है ना। लिबर्टी होनी चाहिए, सभी लोगों के पास क्या होनी चाहिए? लिबर्टी होनी चाहिए। किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन जो है रोक नहीं होना चाहिए। तो भाई किस पॉइंट पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, किस चीज पे जो है रोक नहीं होनी चाहिए? तो वो बोला जा रहा है कि उनके सोचने के तरीके पे, वो क्या सोचते हैं, इनके ऊपर जो है सोच के ऊपर जो है किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन से बाधा रुकावट नहीं होनी चाहिए। वो कैसे सोचते हैं और कैसे वो विचार को जो है एक्सप्रेस करते हैं, इसके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। उनके अपने थॉट्स को जो है ना दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने का मौका देनी चाहिए। तभी तो क्या होता है कि सिटीजन जो है एक गवर्नमेंट को भी क्या कर पाता है ना। एक सिटीजन जो है एक गवर्नमेंट को भी क्या करता है? क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है कि ये सरकार जो है निकम्मी है या ये सरकार जो है बहुत अच्छी काम कर रही है। अगर लिबर्टी है हमारे पास तब ना, ये सोचने का जो है फ्रीडम है तब ना, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तब ना आप बोल पा रहे हैं। अगर रिस्ट्रिक्शंस रहता, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस रहता तो क्या आप बोल पाते? क्या ये अपना विचार जो है प्रकट कर पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाते, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? इक्वलिटी। इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। बोला जा रहा है कि सभी लोग कानून के नजर में क्या हैं? कानून के आगे क्या हैं? बराबर हैं, इक्वल हैं। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी इंडेड।
ये जो हमारी परंपरा रही है इनइक्वालिटीज का, असमानताओं का, उसको क्या करना चाहिए? खत्म करना चाहिए। ये जो समाज में जो इनइक्वालिटीज है उसको खत्म करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। साथ में बोला जा रहा है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट, ये सरकार का दायित्व है कि सभी लोगों को जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सभी लोगों को क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे आपके क्लास में क्या होता होगा कि कोई टीचर जो है आपसे क्वेश्चंस पूछते होंगे, तो क्या वो एक ही बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबको जो है अपना उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको समय दिया जाता है कि आप आंसर बताओ। एक बार आप बताओ, दूसरे बार कोई और दूसरा बच्चा बताएगा, तीसरे बार कोई और बच्चा बताएगा। ये सभी बच्चों को क्या दी जाती है? अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना। तो ये इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? फ्रेटर्निटी, है ना। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। बोला जा रहा है कि हम लोगों को ऐसा बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से पेश आना चाहिए जैसे कि हम सब क्या हैं? हम सभी भारतीय क्या हैं? एक परिवार की तरह है। आप प्लेज पढ़ते होंगे, है ना। वी द क्या प्लेज में आप पढ़ते हैं क्या? प्लेज बोलते हैं क्या? ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बोलते हैं ना। सभी भारतीय हमारे क्या है? भाई और बहन है। तो वो फ्रेटर्निटी के तहत ही है। क्यों? कि हम सभी लोग एक परिवार की तरह हैं और सभी लोगों को एक फैमिली की तरह रहना चाहिए। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फेरियर। किसी के साथ या किसी को जो है इन्फेरियर जो है ना, नहीं समझना चाहिए। किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी को नीचा जो है नहीं समझना चाहिए। ये जो है फ्रेटर्निटी की बात हो रही है। मतलब हम सब भारतीय, भारत के नागरिक जो है, भारत के लोग जो है क्या है? एक परिवार की तरह है और किसी को जो है इन्फेरियर नहीं समझनी चाहिए, है ना। अब एक छोटा सा यहां पे देखिएगा, नोट दिया हुआ है आपका, है ना। छोटा सा एक नोट दिया हुआ है, उसको समझिएगा। द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड इन द प्रियम्बल थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। देखिए बोला जा रहा है कि मूल संविधान में जब संविधान लिखा गया था तो संविधान में ये दो शब्द नहीं थे। ये प्रियम्बल में जो है ये दो शब्द जो है नहीं था। कौन सा? सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दो वर्ड नहीं था। इसको बाद में अमेंड किया गया, ऐड किया गया, इसमें सुधार करते हुए ये दो शब्दों को क्या किया गया? जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, है ना? कौन सा अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया? ये ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में आ सकता है आपका। क्या? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 42वां संविधान संशोधन के तहत ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में, है ना। 1976 में जो है ये दो वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड जो है आपको ऐड किए गए थे, है ना। कब? 1976 में। ये दो वर्ड जो है आपका मूल संविधान में, ये सब आपका प्रियम्बल में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। कब? 1976 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था? ध्यान रखिएगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। चलिए, तो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, है ना। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है? A constitution is not merely a statement of values and philosophy as we noted above. A constitution is mainly about embodying these value. ये देखिए बोला कि ये संविधान, ये constitution जो है सिर्फ ये कि एक छोटी सी स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ वैल्यूज नहीं है, फिलोसफी नहीं है, बल्कि क्या है? A constitution is mainly about embodying these values. ये फिलोसफी के ऊपर जो हम लोग को क्या करनी चाहिए? काम करनी चाहिए, वर्क करनी चाहिए into institutional arrangement. Much of the documents called Constitution of India is about these arrangements. बोला जा रहा है कि ये constitution में क्या है? तो ये इसमें ज्यादातर क्या है? ये अरेंजमेंट्स की गई है।
किस चीज के अरेंजमेंट्स है, ये इस पे जो है इस संविधान में यही बात पे ज्यादा जोर दिया गया है कि सरकार कैसे काम करेगी, सरकार क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है क्या नहीं कर सकती है। और ये बोला जाए कि ये बहुत ही लॉन्ग डिटेल्ड जो है क्या है, ये बहुत ही इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉन्ग है और डिटेल्ड में लिखा गया है, इसलिए बोला जाता है क्या दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, इंडिया का है। दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, वो है आपका इंडिया का है। Therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated। इसलिए बोला जा रहा है कि ये बहुत लंबा संविधान होने के कारण समय समय पर जो है इसको क्या किया जाता है, अमेंड किया जाता है। मतलब पहले कुछ और स्थिति होगी, अब जो है कुछ और स्थितियां आ गई होगी। जैसे जम्मू कश्मीर का जो है हमने एग्जांपल पहले दिया था कि जब उस समय जब संविधान लिखा जा रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किए जा रहे थे, तो उस समय का नीड होगा, क्या नीड होगा भाई कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का जरूरत है, इसलिए वहां पे आर्टिकल 370 वहां दिया गया, लगाया गया। अब बाद में अब जो है क्या है, अब आज के डेट में क्या है कि आज के डेट में जो है उसका आर्टिकल 370 का जम्मू कश्मीर में कोई नीड नहीं दिखा, तो उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसलिए बोला जा रहा है कि समय समय पर जो है इसको क्या करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, जैसा नीड पड़ता है उसके आधार पर हम लोग को काम करना चाहिए। अब देखिए, those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspirations and changes in society। देखिए, जो क्राफ्ट किए, जिन्होंने संविधान को बनाया, उनको यह महसूस होता था कि लोगों की भावनाओं के साथ जो है जो उनका एस्पिरेशंस होगा उसके हिसाब से जो है ना सोसाइटी में चेंजेस आनी चाहिए। उसी के हिसाब से जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या करना होगा, अमेंडमेंट किया जाएगा। दे डिड नॉट सी एज इट सैक्रेड, स्टैटिक एंड unalterable law, so they made provisions to incorporate changes from time to time। These changes are called constitutional amendment। देखिए, उनको लगता था, वो जानते थे कि आगे फ्यूचर में जो है ना इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए समय समय पर उसमें प्रोविजन भी दे दिया गया, उसमें यह भी दे दिया गया, उसमें यह भी लिख दिया गया कि समय समय पर इसको क्या किया जा सकता है, इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और उसी को क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोला गया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन वेरी लीगल लैंग्वेज। बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या डिस्क्राइब करता है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन काम करेगा, लीगल तरीके से काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, it can be very quiet, it can be very quiet to difficult to understand। बोला जाए कि जब आप पहली बार संविधान को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही जो है ना क्या है, समझना इसको मुश्किल है। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन जब आप पढ़ोगे इसका बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो इस तरीके से उसको बनाया गया, जो इसको आप समझ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इसको समझना है बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को आप समझते हैं तो इसको आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप इजिली वे में समझ भी सकते हैं। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेस्ड ऑन अ प्रोसीड्यूर फॉर द चूजिंग पर्संस टू गवर्न द कंट्री। बोला कि ये संविधान में क्या है दूसरे संविधान की तरह भारत का भी संविधान जो है क्या बताता है कि किसी पर्सन्स को जो है कैसे लोग जो है चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, और वो पर्सन कैसे जो है गवर्न कर सकता है, वो लोग जो है कैसे रूल कर सकते हैं, कैसे सरकार चला सकते हैं। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर। ये कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है कि किसके पास कितना पावर होगा, विच डिसीजंस, और वो कौन सा डिसीजन वो ले सकता है। मतलब कोई सरकार जो है क्या डिसीजन ले सकती है, क्या डिसीजन नहीं ले सकती है, क्या वो काम कर सकती है, ये सारी चीजें जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड इट पुट्स लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन एंड कैन नॉट बी वायलेटेड। अब देखिए, और साथ में यह है कि गवर्नमेंट क्या काम नहीं कर सकती है और
ये भी इसमें प्रोविजन है। साथ में कुछ बेसिक राइट्स दिए गए हैं। बेसिक राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है ना, मौलिक अधिकार दिया गया है। ये सारी चीजें जो है इसमें है और इसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। The remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of the working of Indian Constitution। बोला जा रहा है कि अगले 3 चैप्टर्स में हम लोग यही चीज पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पे, किस बेसिस पे जो है काम करती है। We shall look at some key constitutional provisions in each chapter। बोला कि हम हर चैप्टर्स में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या प्रोविजन है, कैसे वो काम करती है, इसी चीज को है जो है आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, है ना। और इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। देखिए बच्चों, आपका कुछ क्वेश्चंस है, आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें क्या करो कि आप स्क्रीनशॉट इसको ले लो, है ना। आप इसको ले, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। देखो ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसका आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगले वीडियो में, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए देखिए, आप लोगों का स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। ये इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपको निकल कर आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस चैप्टर से वो सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आई होगी। तब और नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो है वो लेकर आएंगे बहुत जल्द। मे बी मंडे को जो है आपका एक चैप्टर लेकर आएंगे ज्योग्राफी का, है ना। चैप्टर नंबर 2 जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसको लेकर आएंगे। और तब तक के लिए चलिए गुड नाइट।